हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आवर टुडेस टॉपिक इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम दी इंडियन पॉलिटी। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा और शानदार रहने वाला है। सो ध्यान लगाकर आप सबने सुनना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट उससे पहले हम आज का कोट करेंगे। ओके, सो आवर टुडेस कोट इज इफ it's only after you have stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow and transform। इस कोट के द्वारा जो कहा गया है कि जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो तभी असली चेंजेस यानी कि चेंजेस तभी आते हैं, ग्रोथ भी तभी होती है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है लाइफ में। ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम न्यू चीजें ट्राई करते हैं, चाहे वो थोड़े अनकंफर्टेबल या स्केरी क्यों ना हो, तभी हम नई चीजें सीखेंगे और ग्रो करेंगे। जब हम लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, जहाँ रिस्क लेते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस और स्किल्स दोनों बढ़ते हैं। सोचो, एक पर्सन जो बहुत शाई है और वो पब्लिक में बोलने से डरता है और वो कभी ट्राई ही नहीं करेगा तो हमेशा वैसे ही रहेगा। बट अगर वो पर्सन थोड़ी हिम्मत करके स्कूल या मीटिंग में बोलना स्टार्ट करे, हाँ ये जरूर होगा कि स्टार्टिंग में उसको नर्वसनेस होगी, थोड़ा डर लगेगा, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाएगा और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। और इसी को ही हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ हुई है। अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में बोलें, ग्रोथ तब ही पॉसिबल होती है जब कंफर्ट लेवल जो है, कंफर्ट जोन जो है, वो हम खत्म करते हैं। तो आई होप आज का कोट काफी इंस्पिरेशनल रहा होगा, तो आप अपनी लाइफ में इसको जरूर इंप्लीमेंट करोगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी हिंदी में कहें संघ और उसका क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रेलिवेंट जो भी डाटा, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 से 4 के बीच में रखा गया है, यानी लिखा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे टॉपिक यूनियंस ऑफ स्टेट्स। ओके, तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट rather देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। और ये प्रोविजन दो चीजों से डील करता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री, सेकंड, टाइप ऑफ द पॉलिटी। तो हम पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के दो नाम क्यों पड़े। बात ऐसे हुई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये बात हो रही थी, कुछ मेंबर कंट्री का नाम सुजेस्ट कर रहे थे भारत, जो ट्रेडिशनल नाम है, और कुछ मेंबर कंट्री का नाम सुजेस्ट कर रहे थे इंडिया, जो मॉडर्न नेम है। एंड कोई फाइनल रिजल्ट ना मिलने के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दोनों नाम को ही फाइनलाइज किया, और इसी से ही हमारे देश को आज बोला जाता है इंडिया दैट इज भारत। ओके, तो इंडिया दैट इज भारत, आई होप आपको ये क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। तो हमने अभी नाम के बारे में जाना, अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। ओके, यानी कि यूनियन क्यों कहा जाता है। यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, यानी कि जो काम होता है वो फेडरल में होता है। और यूनियन क्यों बोला जाता है, ये क्यों नहीं बोला जाता कि फेडरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूनियन का मीन क्या होता है, संघ, एक कोलेक्टिव। फेडरेशन का मीन होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर सर ने ये फ्रेज को प्रेफर किया, यूनियन ऑफ स्टेट rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, दो रीजन के कारण। पहला रीजन था, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस फ्रेज को चूज किया कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो
हमारा जो इंडिया है वो फेडरेशन, इंडिया का फेडरेशन यानी कि किसी एग्रीमेंट से नहीं बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना जब कंट्री यानी कि हमारा देश आजाद हुआ था। बट वही हम बात करें अमेरिका के फेडरेशन की, तो वो एक एग्रीमेंट से बना था। अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट ने मिलकर एक नया देश बनाया जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। मतलब स्टेट एक स्ट्रॉन्ग यूनियन का पार्ट है और अलग नहीं हो सकती। और वहीं यूएसए में स्टेट ने अपनी मर्जी से यूनियन बनाया था और कुछ अधिकार अपने पास रखे थे। अगर हम पावर्स की बात करें, इंडिया में दोनों सेंटर और स्टेट अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, बट यूएसए में पावर स्टेट ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए हैं। एंड इसीलिए इंडिया में सिस्टम क्वाजी फेडरल यानी कि फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। बट अगर हम देखें यूएसए में, तो यूएसए में जो हमारा सिस्टम है प्योर फेडरल सिस्टम है, सेंटर और स्टेट दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इंडिया में क्वाजी फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इसको हम फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। यहाँ पर ये बोला गया कि स्टेट के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सके। ओके, सक्सीड का मीन होता है अलग हो जाना फेडरेशन से, और इंडिया के स्टेट अपनी मर्जी से यूनियन से अलग नहीं हो सकते। एंड कोई स्टेट चाहे कितनी भी डिसएग्रीमेंट करे, उसके पास देश से निकलने का अधिकार नहीं है, और ये रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। ओके, और इसीलिए इंडिया का फेडरेशन जो है उसको इनडेस्ट्रक्टिबल बोला जाता है। सो कंट्री को इंटेग्रल होल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फेडरल सिस्टम चलता है, बट किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए। ओके, तो यानी सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड कर रखा है, बट है यूनियन। सो आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं आगे। सो आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल 3 चीजों की कैटेगरी के बारे में बताता है। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरीज ऑफ स्टेट बोले तो जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारी की सारी स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली जैसी, ऐसी हम इसको बोलेंगे यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी डेट में बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, और इन फ्यूचर अगर इंडिया की गवर्नमेंट किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करती है तो उसको भी आर्टिकल 1 में रखा जाएगा। इसी के साथ नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है, इसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो शेड्यूल पर बना रखा है उसमें बताया है शेड्यूल के बारे में। अगर शेड्यूल के बारे में पढ़ना है तो शेड्यूल के लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। ओके, तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट। एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को दिए हैं वो सेम मैनर में फॉलो किए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है कुछ स्टेट्स को, जैसे महाराष्ट्र, ओके, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। जो जनरल प्रोविजन दिए गए हैं उनको ये ओवरराइड करते हैं। इसी के साथ शेड्यूल 5 और 6 बात करता है सेपरेट प्रोविजन देने के लिए, किसको? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में, जहां पर स्टेट के अंदर जो शेड्यूल एरियाज है और ट्राइबल एरियाज हैं उनको एक्स्ट्रा यानी कि सेपरेट प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। एंड अब बात करें हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया को वाइडर एक्सप्रेशन क्यों माना जाता है यूनियन ऑफ स्टेट से? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीन है यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको
ज़्यादा वाइडर एक्सप्रेशन इसीलिए माना जाता है क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ स्टेट्स को ही इंक्लूड कर किया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। बट टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट नहीं इंक्लूड होते बल्कि यूनियन टेरिटरी जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरी, और साथ में आने वाले समय में गवर्नमेंट किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करे तो वो भी शामिल होते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अब चलते हैं आगे। स्टेट्स आर दी मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम शेयर्ड पावर विद सेंटर। अभी यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्टेट्स हैं उसमें फेडरल सिस्टम चलता है और पावर जो है वो सेंटर से शेयर की जाती हैं। बट यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं है। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है सेंट्रल के द्वारा। ओके, अब जो हमारा इंडिया है वो सॉवरेन स्टेट है, और बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरीज को अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज। अब कैसे कैसे कर सकता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होगा सेशन, ओके, ऑक्युपेशन और कंक्विस्ट एंड सबजुगेशन। अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आपका सेशन। ओके, तो सेशन क्या होता है उसको समझना। सेशन होता है कि लीगल तरीके से किसी चीज को, किसी टेरिटरी को देना, जैसे ट्रीटी के थ्रू परचेज करना, गिफ्ट में देना। लीज मीन किसी टेरिटरी को कुछ पीरियड के लिए किराए पर दे देना, ये आता है सेशन के अंदर। उसी तरह ऑक्युपेशन के अंदर हम बात करें तो ऑक्युपेशन के अंदर आता है जैसे कि टेरिटरी को अपने कंट्रोल या अथॉरिटी में लेना बिना किसी लीगल ऑनरशिप के। सेशन में क्या होता है, लीगल प्रोसीजर होता है, बट ऑक्युपेशन में अनलीगल होता है। ओके, ऑक्युपेशन का मीन होता है कि अब तक कोई ऑफिशियली रूलर या गवर्नमेंट उस जगह का मालिक या कंट्रोलर नहीं था। ओके, अब बात करते हैं कंक्विस्ट की कि कंक्विस्ट कैसे होता है और सबजुगेशन मीन क्या होता है। देखिए, कंक्विस्ट का मतलब होता है कि जब एक कंट्री अपनी मिलिट्री पावर से किसी टेरिटरी को जीतकर उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है। सबजुगेशन होता है जब वो टेरिटरी ऑफिशियली उसकी अथॉरिटी के अंडर आ जाती है, यानी वहां के लोकल रूलर या लोग उसके रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे देश ने, इंडिया ने कुछ फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया था। उसमें है दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, सिक्किम। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को कंसेंसमेंट किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, तभी ये ऐड किए गए थे। ओके, तो यानी कि शुरुआत में ही इसको ऐड ऑन कर दिया गया था। तो अब तक हमने बात की आर्टिकल 1 की। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 2 की, जो empowers the parliament to admit into union of India, establish new state or such term condition it think fit। देखो, इस आर्टिकल को ध्यान से समझना क्योंकि आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको आपने ध्यान से सुनना है। देखिए, आर्टिकल 2 क्या करता है कि पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो नए स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करे, नई स्टेट बनाए। ओके, ये काम ऐसी टर्म और कंडीशन के साथ किया जा सकता है जो पार्लियामेंट को सही लगे। अभी पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। यहाँ पर आपको समझ आ गया ना कि पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो किसी भी नई स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करे या नई स्टेट बना सके। इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अब चलते हैं पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। अभी रीऑर्गेनाइज कैसे कर सकती हैं, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं उसको पढ़ते हैं, और इसी के साथ ये आता है आर्टिकल 3 में। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी ये है कि वो कोई भी न्यू स्टेट को बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, किसी भी टेरिटरी से सेपरेट कर सकती है, या किसी 2 स्टेट को जोड़कर बना सकती है, या किसी यूनियन टेरिटरी को यूनाइट करके बना सकती है। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, और अल्टर कर सकती है किसी भी स्टेट की बाउंड्री।
और इसी के साथ किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। ओके, तो आर्टिकल 3 के पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि पार्लियामेंट नए स्टेट बनाना या एग्जिटिंग स्टेट में चेंज करने का बिल लाना चाहती है तो उसे दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस कौन कौन सी है मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। पहले ये पढ़िए कि पार्लियामेंट को नए स्टेट बनाने हो या एग्जिटिंग स्टेट में कोई चेंजेस करने हो तो बिल जो लाना चाहती है उसको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पर और स्टेट लेजिस्लेटिव की ओपिनियन पर। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव की ओपिनियन पर। हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं कि प्रेसिडेंट की प्रायर जो रिकमेंडेशन है उसमें क्या अंतर है और स्टेट की लेजिस्लेटिव में जो ओपिनियन है उसमें क्या अंतर है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की बात करें तो बिल सिर्फ तब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट पहले उसका रिकमेंडेशन दे दे। ओके, वही बात करें हम स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन की तो प्रेसिडेंट को बिल रिकमेंड करने से पहले कंसर्न्ड स्टेट के लेजिस्लेचर को रेफर होता है। मींस कि स्टेट के लेजिस्लेचर को पहले रेफर किया जाता है ताकि वो अपना व्यू एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर दे सके। ओके, एंड पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नई स्टेट को फॉर्म कर सकती है। इसका मीन ये है कि पार्लियामेंट सिर्फ कंप्लीटली नई स्टेट क्रिएट करने तक ही लिमिटेड नहीं है, जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 2 में बताया। यही पावर जे भी अलो करती है कि किसी एग्जिटिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एक हिस्सा कर ले। ओके, जैसे मैं आपको समझाती हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टेट है, ओके, और इसके साथ यूनियन टेरिटरी है तो पार्लियामेंट चाहे तो इस यूनियन टेरिटरी और स्टेट को क्या कर सकती है, एक स्टेट अलग से बना सकती है। ओके, इसी के साथ अगर दो स्टेट्स हैं तो उस स्टेट को और दूसरी स्टेट को मर्ज करके भी स्टेट बना सकती है। ओके, तो दूसरे स्टेट के साथ साथ मर्ज करके भी और स्टेट के यूनियन टेरिटरी भी बनाई जा सकती है। और यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो है वो बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से। वो चाहे एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे उन्होंने अपना ओपिनियन टाइम पर दिया हो या ना दिया हो। यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा नहीं होता। यूनियन टेरिटरी के केस में पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूटी के पास अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं होती। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, पुदुचेरी और दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी यूनियन टेरिटरी के पास कोई भी स्टेट की लेजिस्लेचर नहीं होती। लेजिस्लेचर का मीन हुआ कि सीएम नहीं होते, चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते। दिल्ली और पुदुचेरी ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें सीएम होते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जब चेंजेस करे और चेंजेस करने के बाद पॉलिटिकल मैप भी इशू कर सकती है अपनी विल के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, ये फ्रेज भी आपने याद रखना है। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज द आर्टिकल 4। यहां पर यह बोला गया है कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाए, चाहे नए स्टेट को एडमिट करने या स्टेब्लिश करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल 2 के अंदर, या नए स्टेट क्रिएट करने, एग्जिटिंग स्टेट की एरिया बाउंड्री चेंज करने के लिए, जो कि आर्टिकल 3 के अंडर आते हैं। ओके, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि कोई भी चेंजेस अगर करना हो आर्टिकल 2 के अंदर, चाहे आर्टिकल 3 के अंदर, तो वो इजीली कर सकते हैं, इजीली एक्शन से कर सकते हैं, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू नहीं कर सकते, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका ये मीन्स है कि लॉ का जो लॉज है
वो पास करने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी के साथ भी क्या कर सकते हैं, हम ये प्रोसेस पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी स्टेट के एरिया को रिड्यूस करने, मतलब कि किसी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी में देने की पावर है। तो ये ऐसा ही एक इशू आया था, प्रेसिडेंट ने जब रेफरेंस दिया था 1960 में, और ये केस है बेरुबेरी केस। ओके, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 3 का पर्पस सिर्फ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से है, यानी कि स्टेट और यूटी से। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नए स्टेट बनाना, बाउंड्रीज चेंज करना, पार्ट्स मर्ज करना, और इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को देना या सीड करना आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आता। ओके, क्यों? क्योंकि फॉरेन टेरिटरी का जो मुद्दा है ना, वो एक्सटर्नल मैटर हो जाता है। तो इसके लिए आर्टिकल 2 ट्रीटी विद फॉरेन कंट्री प्लस पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट के जॉइंट एक्शन की जरूरत होती है। ओके, तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को देना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है, यानी कि आर्टिकल 3 के अंडर फॉरेन सेशन की पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। अब बात करते हैं कि उस केस के बारे में जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो केस था बेरुबेरी केस। बेरुबेरी केस वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा था, यानी कि बेरुबेरी एक टेरिटरी थी जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस एरिया में एगिटेशन था और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये टेरिटरी हम पाकिस्तान को सीड कर देंगे। बट इस डिसीजन के बाद पॉलिटिकल एगिटेशन और कंट्रोवर्सी हुई, इसीलिए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दिया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट तक ही लिमिटेड है। ओके, और फॉरेन सेशन और इंडियन टेरिटरी को पाकिस्तान को देना आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आता। सो इसीलिए इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जरूरी है। और बेरुबेरी केस में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में, जिसकी वजह से ट्रांसफर की गई पाकिस्तान को ये टेरिटरी। ओके, अब इसी के साथ बाद में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बाउंड्री का कोई भी डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट करना इंडिया या दूसरी कंट्री के बीच, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, और इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी किया जा सकता है, और इसमें कोई सेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी इंडिया के टेरिटरी ऑफ फॉरेन कंट्री। यानी कि अब इसके बाद फॉरेन जो हमारी इंडियन टेरिटरी है वो फॉरेन को नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया गया, जो ऑफिशियली बेरुबेरी यूनियन टेरिटरी को पाकिस्तान को ट्रांसफर करने का एक लीगल बेसिस बना था। ओके, तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद का टॉपिक हम करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से ही उसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इसके बाद हम एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, एक्सचेंज विद बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश का भी आएगा कॉन्सेप्ट कि बांग्लादेश को कितनी कनक्लेव्स दी गई थी, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, और साथ में धार कमीशन और जेवीपी कमीशन और फजल अली कमीशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट उससे पहले एक काम जो आप लोगों को करना है वो क्या है भला, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।